नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर एथिक्स की एक सीरीज चलाई जा रही है। उसी सीरीज के तहत आज हम मॉरल थिंकर्स की बात करने वाले हैं। आज जिन पहले मॉरल थिंकर को हम डिस्कस करने वाले हैं उनका नाम है सोक्रेटिस। सोक्रेटिस की बात करूं तो वेस्टर्न फिलोसफी के फादर कहे जाते हैं, एथिक्स के फादर इन्हें कहा जाता है। एंशिएंट सिटी स्टेट ऑफ एथेंस में इनका जन्म हुआ। वहीं रहकर इन्होंने अपने जीवन को व्यापन किया एंड जितनी भी इनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं वो अपने आप में एक लाइफ लेसन के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। इनके जो एथिक्स से जुड़े हुए लेसन्स हैं वो हम डायरेक्टली उन लेसन्स पे नहीं जाएंगे, हम पूरी की पूरी स्टोरी के थ्रू इनके जीवन को देखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इनके जीवन की घटनाओं को देखेंगे, समझेंगे एंड वहीं से हम एथिकल लेसन्स को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। इनसे इनके द्वारा कही गई जो इंपॉर्टेंट कोट्स हैं किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई वो जानने की कोशिश करेंगे एंड उन कोट्स का क्या मतलब है वो समझने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफी पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। इस सेशन की तरफ आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी से जुड़ा हुआ बहुत सारा रेलेवेंट कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे इन दोनों चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस पे यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट दिया जाता है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। बात करते हैं सोक्रेटिस, जिन्हें हिंदी में सुकरात भी कहा जाता है। देखिए, सोक्रेटिस की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही महान ग्रेट फिलोसोफर रहे हैं, ग्रीक फिलोसोफर थे, एथेंस में इनका जन्म हुआ एंड वेस्टर्न फिलोसफी के फाउंडर रहे हैं, एथिक्स के फादर कहे जाते हैं। इनका जन्म लगभग 470 बीसी के अराउंड हुआ एंड 399 बीसी में ही पास्ड अवे। अब ये जो इनकी पूरे जीवन की स्टोरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसी से हम आज बहुत सारी चीजें सीखेंगे। नाउ हिज मेन आइडिया रिवॉल्व अराउंड कि हमें जीवन जीना कैसे चाहिए, हाउ शुड वी लिव आवर लाइफ। सो वर्चू एथिक्स का आपने जिक्र सुना होगा, मेरी जो पहले की भी क्लासेस थी जहां पे हमने एथिक्स की डायमेंशंस देखी थी तो वहां पर मैंने आपको बताया था वर्चू एथिक्स के बारे में। हमने वहां पर कहा था कि भाई वर्चू एथिक्स एक ऐसा फॉर्म ऑफ एथिक्स है, एक ऐसी ब्रांच ऑफ एथिक्स है जो आपको कहती है कि इफ यू बिकम वर्चुअस, अगर आप वर्चुअस हो जाएंगे तो आपके एक्शंस को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है कि वो सही है या नहीं, वो अपने आप सही हो जाएंगे, वो अपने आप एथिकल हो जाएंगे और वो अपने आप वर्चुअस हो जाएंगे। सो वो जो ब्रांच का जन्म है वो हमें यहां से शुरुआत देखने को मिलती है। तो वही बात मैंने यहां लिखी, दैट हिज मेन आइडिया वाज ऑन हाउ वी ऑट टू लिव। हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, किन किन चीजों को धारण करना चाहिए, वो हमें यहाँ पे इनसे सीखने को मिलता है। इन्हीं के डिसिपल रहे हैं प्लेटो एंड प्लेटो के डिसिपल रहे अरिस्टोटल, जो कि हम आने वाली वीडियोस में देखने को हमें उन्हें मिलेगा। तो बेसिकली इनकी जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन थी वो थी द थ्योरी ऑफ नॉलेज, जो कि आज हम देखने वाले हैं। एंड इन्होंने कहा था माय फिलॉसफी इज माय लाइफ, यानी कि जो मेरी विचारधारा है, मेरी जो फिलॉसफी है वही मेरा जीवन है। एंड एंड में हमें देखने को मिलता है, इनकी स्टोरी से देखने को मिलता है कि किस तरह से अपनी फिलॉसफी के लिए स्टैंड लेते हुए इन्होंने अपने जान को वार दिया, यानी कि अपने प्राणों की बलि दे दी। ठीक है जी, अब बात करते हैं इनके मेथड की जो इन्होंने अपनाया टू इम्पार्ट नॉलेज। देखिए, इनके द्वारा जो मेथड अपनाया गया था लोगों में ज्ञान बांटने का, बेसिकली उसे डायलेक्टिक्स कहा जाता है। अब डायलेक्टिक्स कैसे काम करता है, क्या होता है, उसे थोड़ा सा समझते हैं। होता क्या था कि सोक्रेटिस को डिबेट करने का बहुत शौक था। सोक्रेटिस का ये मानना था कि ज्ञान बाहर से नहीं मिलता है, कोई हमें ज्ञान बाहर से आके नहीं देता है, ज्ञान हमारे अंदर है, नॉलेज इज विद इन अस। तो ऐसे में वो क्या कहते थे, ऐसे में कहते थे कि ज्ञान को अंदर से निकाला जाता है। अब सवाल उठता है कि मेरे अंदर अगर ज्ञान छुपा हुआ है, पहली बात मैं ये मान भी लूं कि मेरे अंदर ज्ञान छुपा है, तो उसे मैं क्या अपने आप से उसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे किसी को मुझे मदद करनी होगी। तो इनका कहना था कि भाई देखिए, जो आपका टीचर होता है, जो आपका गुरु होता है, वो आपको आपके अंदर छुपा हुआ ज्ञान निकालने में मदद करता है। कैसे मदद करता है, आपसे सवाल पूछता है। उसी को इन्होंने डायलेक्टिक्स कहा। ये जो मेथड है जहां पर आपसे सवाल पूछ के आप ही को रियलाइज कराया जाता है ज्ञान का या नॉलेज का, ट्रू नॉलेज का, उसे हम कहते हैं डायलेक्टिक्स। सो वही मैंने यहाँ पे लिखा, इट इज द मेथड ऑफ डिस्कोर्स इन्वेंटेड बाय सोक्रेटिस। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, ही बिलीव दैट नॉलेज लाइज विद इन एवरी पर्सन। एंड टीचर का क्या रोल होता है, देखिए इनकी जो मदर थी, शी वॉज अ मिडवाइफ। सो दाई जिसे हम कहते हैं, जो पहले गाँव में आप देखते थे उसमें मदद करती थी डिलीवरी के लिए, बच्चों की डिलीवरी के लिए। तो इनका कहना था कि भाई जैसे मेरी मदर जो है वो एक मिडवाइफ थी, मैं भी एक टीचर के रूप में अपने आप को मिडवाइफ के रूप में ही समझता हूँ। जहां पर मेरी माँ एक बच्चे को जन्म दिलवाने में मदद करती थी, वैसे ही मैं अपने अंदर या किसी के अंदर छुपे हुए ज्ञान को बाहर निकालने में मदद करता हूँ। तो वो इनका मानना था। कैसे? थ्रू डिबेट्स।
सो यही इसीलिए इन्होंने कहा दैट ट्रू इंसाइट कम्स फ्रॉम विद इन, राइट। सो इनके जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस पूरे डिस्कोर्स का या इस पूरे डायलेक्टिक्स का, वो था दैट द अदर पर्सन शुड अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट बाय हिमसेल्फ एंड ट्राई टू करेक्ट हिम इन हिज लॉजिकल मैनर। सो बेसिकली होता क्या था, अगर आपको कोई बाहर से आकर बताए कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप उस चीज को अच्छे से रिसीव ना कर पाए, हो सकता है कि आप उसे सुन भी लें, समझ भी लें, लेकिन उस पर एक्शन ना कर पाए, क्योंकि अभी तक अंदर से अंडरस्टैंडिंग नहीं है या रियलाइजेशन नहीं आई है। लेकिन अगर आप खुद से रियलाइज करें कि मैं ये गलत कर रहा हूं, तो आप देखिएगा कि आप प्रॉम्प्टली एक्शन लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये अंदर से इंटरनल रियलाइजेशन है। इंटरनल रियलाइजेशन इज मोर इफेक्टिव देन आउटसाइड रियलाइजेशन। सो वही चीज यहां पर इनका ऑब्जेक्टिव था कि जब सामने वाले को आप ज्ञान का बोध कराते हैं, उसके अंदर छुपी हुई जो उसकी नॉलेज है उसका बोध कराते हैं, वो ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। कैसे काम करता था इनका ये डायलेक्टिक्स का प्रोसेस? सो मान लीजिए आपने कहा कि मुझे आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है। ही विल नेवर से कि आइसक्रीम इज हार्मफुल फॉर यू, ही विल नेवर से कि आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए या आइसक्रीम कितनी खानी चाहिए। ही विल नेवर टेल यू, ही विल सिंपली आस्क यू क्वेश्चंस। डू यू लाइक आइसक्रीम? यू विल से यस। व्हाई डू यू लाइक आइसक्रीम? टेस्ट है। ओके। हैव यू सीन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द आइसक्रीम? यू विल से यस। कितनी है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू? आप कहेंगे जी इतनी है। फिर उसके बाद आपसे ये पूछेंगे कि अच्छा ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी को एक दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं? आप फूड के थ्रू कितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं? कितनी कैलोरीज को आप बर्न करते हैं? कितनी एक्सेस कैलोरीज, अगर आप फूड भी खाएं एंड आइसक्रीम भी खाएं, कितनी एक्सेस कैलोरीज आपको अंदर जा रही हैं? फिर आपसे ये पूछेंगे कि ओके, क्या ये डेली बेसिस पे अगर इतनी सरप्लस कैलोरीज आपके अंदर जाती हैं, आपकी बॉडी के लिए ये सही है? आप कहेंगे नहीं। फिर आपसे ये पूछेंगे कि कितने दिन में आपको लगता है कि ये आपकी बॉडी को खराब करेगा, या यूं पूछ लेंगे कि कितनी कैलोरीज सरप्लस होने पे आपका वजन बढ़ना शुरू होगा। सो बेसिकली करेंगे क्या? बेसिकली ये आपसे सवाल पूछेंगे, डिबेट करेंगे, एंड उन्हीं सवालों की मदद से आपको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे, जहां पे आपको रियलाइज हो जाएगा कि यार ये आइसक्रीम इतनी भी अच्छी नहीं है, मुझे इतनी भी आइसक्रीम का कोई मतलब फायदा नहीं मिल रहा है। सो वो है इनका मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स। नाउ अब बात करते हैं एथिक्स की। देखिए, अगर इन्हें हमने फादर ऑफ एथिक्स कहा, ऐसा नहीं है कि इनके आने से पहले या इनके एथिक्स के ऊपर नॉलेज देने से पहले एथिक्स था, नहीं, उससे पहले भी था एथिक्स। तो इनफैक्ट मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि एक रिलीजन के 3-4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, उसमें फिलॉसफी आ जाती है, हम उसमें माइथोलॉजी देखते हैं, उसमें एथिक्स भी एक हिस्सा होता है। जो इनके आने से पहले एथिक्स माने जाते थे, या जो सोसाइटी में एथिक्स को फॉलो किया जाता था, जो इनके जीवन में भी हमें देखने को मिलता है कि जो प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ एथिक्स था, दैट वाज रिलीजियस एथिक्स। रिलीजियस एथिक्स कैसे? कि जो धर्म की किताबों ने कह दिया, जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में कह दिया गया, उसे विदाउट एनी क्वेश्चन मान लिया जाता था। सोसाइटी वाज ऑट टू ओबे दैट थिंग व्हाटएवर इज टोल्ड बाय द रिलीजन। अब अगर आप रिलीजन में लिखी हुई बात को क्वेश्चन करते हैं, तो वो अपने आप में अनएथिकल था। ऐसे में सोक्रेटिस का आना होता है। सोक्रेटिस कहते हैं कि भाई रिलीजन में जो लिखी हुई बातें हैं, आप उन्हें, या जो रिलीजन के द्वारा कही गई बातें हैं, आप उन्हें आंख बंद करके क्यों मानते हैं? आप उनको सवाल करें, एथिक्स को सवाल करें, एंड लॉजिक ढूंढने की कोशिश करें। अगर आपको रिलीजन कुछ करने के लिए कह रहा है, जैसे मान लीजिए अगर रिलीजन ने कह दिया दैट नो वन विल क्वेश्चन द किंग, या नो वन विल क्वेश्चन द रूलिंग क्लास, आप वहां पे रिलीजन से पूछे कि रूलिंग क्लास को क्वेश्चन क्यों नहीं करेंगे। उन्होंने सबसे पहले यहां पे शुरुआत की कि भाई जो एथिक्स रिलीजन की तरफ से दिए गए थे, उनको क्वेश्चन करना शुरू किया, राइट। सो इनका ये कहना था कि भाई रिलीजन से जो आपको एथिक्स मिल रहे हैं, वो कंप्लीटली एक्सटर्नल सोर्स हैं एंड इट इज नॉट वर्थ इट। सो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि रीजन इज द एथिक्स, यानी कि वो सारी चीजें जिनके पीछे एक प्रॉपर रीजन है, एक प्रॉपर लॉजिक है, केवल वही एक्शन एथिकल है। अगर किसी चीज के पीछे या किसी एक्शन के पीछे लॉजिक नहीं है, रीजन नहीं है, आप उस एक्शन को एथिकल नहीं कह सकते हो। तो यहां पर इन्होंने लॉजिक को, रीजन को इंट्रोड्यूस किया एंड एथिक्स में उन्होंने लेकर आया। He questioned every moral command given by the religion and wanted to inquire logic behind that. So ये वाली चीज हमें देखने को मिलती है कि इनके लिए एथिकल क्या था? इनके लिए एथिकल था कि लॉजिक होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। अगर लॉजिक है तो वो एथिकल है, नहीं है तो एथिकल नहीं है। लेकिन ये चीज
उस समय की एलीट क्लास को बर्दाश्त नहीं होती है। उस समय की जो एलीट क्लास थी, जो उस समय की रूलिंग क्लास थी, उन्हें इस बात से खतरा पैदा होता है। उन्हें खतरा ये पैदा हुआ कि ये एक इंसान हमारे पूरे चलते हुए सिस्टम को रोक देगा, पूरे चलते हुए सिस्टम को डिसरप्ट कर देगा। एंड उन्होंने सोक्रेटिस के ऊपर ये आरोप लगाया कि यू आर करप्टिंग आवर यूथ, क्योंकि यूथ को आप मना कर रहे हैं कि जो रिलीजन के द्वारा दी गई कमांडमेंट्स हैं, जो रिलीजन के द्वारा दी गई कमांड्स हैं, एथिक्स हैं, उन्हें आप मत फॉलो करें। अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली होगा, या जो एलीट क्लास थी एटलीस्ट उनके हिसाब से ये था कि भाई अल्टीमेटली हमारी जो सोसाइटी है इट विल बिकम अनएथिकल। तो हुआ ये कि भाई जो उस समय की एलीट क्लास थी, जो उस समय की स्टेट थी, उस समय की जो रूलिंग क्लास थी, उन्होंने आरोप लगाते हुए सोक्रेटिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। अब मुकदमा जब इनके ऊपर चलाया गया तो इनके कुछ दोस्त थे, अब क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर, ही वॉज अ ग्रेट टीचर, तो इनके कुछ दोस्त थे जो कि रूलिंग क्लास में से भी आते थे, जो रूलिंग क्लास या एरिस्टोक्रेटिक क्लास से आते थे। इनके दोस्तों ने इन्हें कहा कि भाई देखो, यहाँ पे स्टेट के साथ पंगा लेने की जरूरत नहीं है, स्टेट से माफी मांग लो और तुम बच जाओगे, नहीं तो स्टेट तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा, स्टेट तुम्हें फांसी चढ़ा देगी या तुम्हें जहर का प्याला दे देगी। इन्होंने कहा कि मैं किस लिए स्टेट से माफी मांगू? क्या जो मैं अपनी जो नॉलेज है या जो मेरा ज्ञान है, जो मेरा एथिक्स है, जो मेरे कंसेप्ट्स हैं, क्या मैं उसके लिए स्टेट से माफी मांगू? अगर मैं उसके लिए स्टेट से माफी मांगता हूं तो इसका मतलब मेरी वो जो नॉलेज है, जो मैं बांटना चाह रहा हूं, जो मैं दूसरों के साथ शेयर कर रहा हूं, उसमें कहीं ना कहीं कोई झूठ छुपा है। इसलिए इन्होंने कहा कि देखो, मैं नॉलेज के लिए कहीं पे माफी तो नहीं मांगूंगा। दूसरा, फिर इनको ऑप्शन दिया गया इनके फ्रेंड्स के द्वारा कि ठीक है, तुम माफी मत मांगो, लेकिन सोसाइटी का ये मानना है कि तुम जैसे महान फिलोसोफर को अपनी जान बचानी चाहिए एंड स्टेट से छुप के निकल जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि यह भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर मैं छुप के निकल गया तो क्या होगा, तो भी मैं अपनी नॉलेज के लिए स्टैंड नहीं ले रहा हूं, मेरे लिए मेरी नॉलेज से भी ज्यादा बड़ी मेरी जान बन गई। तो इन्होंने कहा, क्या कहा, दैट माई फिलॉसफी इज माई लाइफ, मेरी फिलॉसफी मेरा जीवन है। अगर मैं किसी चीज के लिए स्टैंड लूंगा तो वो मैं अपनी फिलॉसफी के लिए स्टैंड लूंगा, फिलॉसफी के लिए मैं भागूंगा नहीं। फिलॉसफी को बचाने के लिए अगर मुझे अपनी भी जान देनी पड़ती है तो मैं अपनी जान दे दूंगा। इनके दोस्तों ने जब इन्हें कहा कि हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी जान बचानी चाहिए, तो इन्होंने कहा कि एक बात मुझे बताओ कि मान लो कल को तुम्हारा एक बेटा है, वो बीमार हो गया। अगर तुम्हारा बेटा बीमार हो गया तो तुम किसकी बात मानोगे? क्या तुम सोसाइटी की बात मानोगे या फिर डॉक्टर की बात मानोगे? अगर मान लो सोसाइटी ने आके ये कहा कि तुम्हारा बेटा बीमार नहीं हुआ है, इसे बस थोड़ा सा सिरदर्द है, ये ठीक हो जाएगा, तुम सोसाइटी की बात मानोगे या फिर तुम्हें डॉक्टर ने जो कहा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, इसे दवाई दो, नहीं तो ये इसकी डेथ हो जाएगी, तुम किसकी बात मानोगे? मेजोरिटी ऐसा कह रही है कि दवाई मत दो, इसलिए तुम दवाई नहीं दोगे, या फिर एक नॉलेज वाला पर्सन ये कह रहा है कि भाई इसे दवाई देने की जरूरत है तो तुम उसे दवाई दोगे? तो इनके फ्रेंड्स ने कहा, जी ऑफ कोर्स, जो नॉलेज वाला पर्सन है हम उसकी बात मानेंगे, डॉक्टर है, उसको पता है, वो ज्यादा बेहतर जानता है, तो हम डॉक्टर की बात मानेंगे एंड अपने उस बच्चे को दवाई देंगे, हम सोसाइटी की बात नहीं मानेंगे। तो इन्होंने भी यही कहा कि भाई देखो, सोसाइटी ये कह रही है कि मुझे बचकर निकल जाना चाहिए, मेरी जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सोसाइटी की बात मानूं या मैं खुद एक इतना समझदार व्यक्ति हूं, इतना नॉलेज वाला व्यक्ति हूं जो ये कह रहा है कि सोसाइटी को छोड़ो और अपनी नॉलेज को, अपनी फिलॉसफी को प्रायोरिटी दो, अपनी जान को प्रायोरिटी मत दो, माई नॉलेज इज माई लाइफ, तो मैं किसकी बात ज्यादा मानूं? सोसाइटी की जिसे कुछ नहीं पता है, या मैं खुद की ज्यादा मानूं जिसे नॉलेज का बोध है? तो इन्होंने इसीलिए कहा दैट लाइफ कैरीज नो मीनिंग इफ वी कैनॉट लिव अकॉर्डिंग टू द आइडियाज दैट वी सब्सक्राइब टू। सो ये इनकी फिलॉसफी से हमें देखने को मिलता है एंड अल्टीमेटली हुआ भी वही। अल्टीमेटली इन्होंने अपनी फिलॉसफी को डिफेंड करते हुए, क्योंकि अब देखिए रूलिंग क्लास अगेंस्ट हो गई थी इनके एंड उन्होंने इनको अल्टीमेटली दोषी ठहराया ऑफ करप्टिंग द यूथ एंड इन्हें मौत की सजा सुनाई एंड ही हैड टू ड्रिंक पॉइजन, राइट? ही चोज ड्रिंकिंग पॉइजन रादर देन एस्केपिंग, राइट? अल्टीमेटली ही वांटेड टू गिव टू मैसेजेस। वन वाज कि आपकी जो नॉलेज है वो आपके लिए सब कुछ होना चाहिए, आपकी जो फिलॉसफी है, आपके जो आइडियाज हैं जिनको आप लेकर सब्सक्राइब करके चलते हैं, उनके लिए अगर आपको आपकी जान भी देनी पड़ती है तो इट डज नॉट मैटर। दूसरा इनका ये कहना था कि देखिए, सोसाइटी को
जो अपनी स्टेट है उसके प्रति 100% एलिजियंस दिखानी चाहिए। ये कहते हैं कि हमेशा मैं इस सोसाइटी से ही लेकर चलता हूं, स्टेट से, इस स्टेट में मेरा जन्म हुआ, इस स्टेट ने मुझे सब कुछ दिया। अब अगर मान लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट ठीक नहीं है, तो मैं स्टेट को डिसओबे नहीं कर सकता, स्टेट से भाग नहीं सकता। वी शुड गिव 100% ओबीडियंस टू स्टेट, वी शुड हैव अनक्वेश्चनेबल ओबीडियंस टू स्टेट, even if the state is doing wrong to us, even if the state is going to kill us, we are not going to run from the state, we are not going to disobey the state. So ये इनका दूसरा मैसेज था कि state is everything, right? So ये था। फिर तीसरा इनका आता है that knowledge is virtue। अब देखिए वर्चू स्कूल की हमने बात की, वर्चू स्कूल में हमने क्या कहा था, वर्चू होता क्या है, हमने वैल्यूज एंड वर्चूज में मतलब देखा था एंड कहा था that virtues are those values, those positive values which have been inherited to us or which we have made part of our life। वो वैल्यूज जिनको हमने अपने जीवन का पार्ट बना लिया है उन्हें हमने वर्चूज कहा था। इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी कोई वैल्यू है जिसे आप अपने जीवन में धारण कर सकते हैं तो वो नॉलेज है। यानी कि ऐसी वर्चू अगर कोई है जो सबसे बड़ी वर्चू मानी गई है तो वो नॉलेज है, ज्ञान है। अगर आपने ज्ञान को अपने अंदर धारण कर लिया, आप सबसे ज्यादा बड़े संस्कारी बन गए हो। सो वो चीज इन्होंने कहा, राइट। सो उस समय के जो स्कॉलर्स थे, आई मीन जो सोक्रेटिस के टाइम के जो स्कॉलर्स थे, वो बिजी थे फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर जानने में, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर को जानने में बिजी थे, जैसे कि फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ क्या होती हैं, वो लोग वो चीजें जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। लेकिन वहीं पे अगर मैं सोक्रेटिस की बात करूं तो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूट लाइफ, बट ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स गुड लाइफ। सिर्फ जीवन में क्या आ जाता है वो जानने में इनका इंटरेस्ट नहीं था, एक अच्छे जीवन में क्या आता है, एक गुड लाइफ में क्या आता है, एक वर्चुअस लाइफ में क्या आता है, वो जानने में ये ज्यादा इंटरेस्टेड थे एंड उसका मैसेज स्प्रेड करने में ये ज्यादा इंटरेस्टेड थे। इसीलिए हमें देखने को मिलता है, इन्होंने कहा दैट नॉलेज इज वर्चू। इनका कहना यह था दैट नॉलेज इज द ओनली एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ अ वर्चुअस लाइफ, ऑफ अ गुड लाइफ। आप वैल्यूज, आप लाइफ की प्रॉपर्टीज जान लीजिए, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, फिजिकल कॉम्पोजिशन क्या है, बायोलॉजिकल कॉम्पोजिशन क्या है, कहते जी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अच्छी लाइफ क्या है, सबसे पहले तो वो जानना है, और उस अच्छी लाइफ में क्या कंपोनेंट है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है, वो जानना है। तो इन्होंने कहा जी एक अच्छी लाइफ वो लाइफ है जिसमें नॉलेज है, और अच्छी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट भी नॉलेज है। सो नॉलेज इज वर्चू। चलिए फिर आखिरी में हम एक दो और बातें इनके बारे में करते हैं। उनका ये कहना था कि जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, अभी हमने शुरुआत में भी वही कहा जब हमने डायलेक्टिक्स को डिस्कस किया, इन्होंने क्या कहा था दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम विद इन। वही चीज यहां पे कही कि देखिए हमने ये तो कह दिया दैट अल्टीमेट इंग्रेडिएंट ऑफ अ गुड लाइफ इज, और द बेस्ट इंग्रेडिएंट ऑफ द गुड लाइफ इज नॉलेज। अगला सवाल ये है कि ये नॉलेज आखिर आएगी कहां से, तो कहते हैं जी नॉलेज लाइज विद इन, नॉलेज हमारे अंदर ही है, कोई बाहर से हमें आके नॉलेज नहीं देगा। तो वही मैंने यहां पे लिखा दैट द सोर्स ऑफ अल्टीमेट नॉलेज इज विद इन आवरसेल्व्स, इट इज आवर सोल दैट गाइड्स अस अबाउट व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू। सो हमारे अंदर है, हमारी आत्मा, हमारी सोल जो है वो हमें गाइड करती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर सवाल उठा कि अपनी सोल की अंदर की आत्मा को, आवाज को कैसे सुनेंगे। आपने कह तो दिया कि हमारी सोल हमें गाइड कर रही है, हमारी आत्मा हमें गाइड कर रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आप अपने अंदर की आत्मा की आवाज को सुनेंगे कैसे। कहता जी थ्रू डायलेक्टिक्स, थ्रू डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स क्या है वो हमने अभी पढ़कर आया। थ्रू द यूज ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग, क्योंकि कहता है जी हमारी जो सोल है ना वो लॉजिक की बात करती है, वो रीजनिंग की बात करती है। तो आप लॉजिक से अपने आप की और अपनी अंदर की आवाज को सुन सकते हैं, अपनी अंदर की आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं। सो ये है इनका कहना। फिर कहता है जी वाइजेस्ट इज ही हु नोज दैट ही डज नॉट नो। इनकी एक बहुत ही फेमस कोट रही है कि वो जो जानता है कि उसे कुछ नहीं आता वो सबसे समझदार है। तो ऐसा इसलिए, ऐसा क्यों कहा, बेसिकली इनका कहना था कि भाई अगर हमें थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाता है, स्प्लिंटर्ड नॉलेज भी अगर हमारे पास आ जाती है, हमें ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि हमें पता नहीं क्या कुछ आ गया, हम बहुत ज्यादा बड़े ज्ञानी बन गए हैं। लेकिन जैसे ही हमारे मन में ये थॉट आ जाता है दैट वी नो एवरीथिंग,
वी स्टॉप ग्रोइंग, वी स्टॉप लर्निंग, वी डोंट ग्रो एनी मोर। क्यों? क्योंकि हम एरोगेंट हो जाते हैं, हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि भाई हमें तो सब कुछ आ गया। कहते जी ऐसे में आप ग्रो कर ही नहीं सकते, यू आर नॉट वाइज, राइट, इफ यू थिंक सो। फिर कहते हैं जी हम अगर ये मानकर चलें कि हमें कुछ नहीं आता, इफ वी नो दिस दैट वी डोंट नो एनीथिंग, देन ओनली देयर इज दिस एवर लॉन्जिंगनेस, देयर इज दिस, आप इसको प्यास कह सकते हैं हमारे अंदर, नॉलेज की प्यास, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से हम चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। सो वाइजेस्ट इज ही हु नोज दैट ही डज नॉट नो। वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है जिसे ये पता है कि उसे कुछ नहीं पता है। अल्टीमेटली कहता जी एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अब अनएग्जामिन्ड लाइफ क्या होगी? एक ऐसी लाइफ जिसमें आप इग्नोरेंस में जी रहे हैं, जिसमें आप ना तो खुद को समझ रहे हैं, ना अपने अंदर को समझ रहे हैं, ना अपने बुद्धि को समझ रहे हैं, ना अपने इमोशंस को समझ रहे हैं। आप ये नहीं जानते कि आपने व्हाट वाज द रीजन, व्हाई डिड यू टेक अ पर्टिकुलर एक्शन। आपने कोई एक्शन लिया, वो क्यों लिया आप नहीं जानते, बस ले लिया, आपको ये पता है। सो व्हाई दैट क्वेश्चन इफ इट इज नॉट आंसर्ड, दैट इज नॉट अ लाइफ वर्थ लिविंग। सो यही इन्होंने कहा दैट थ्रू आउट आवर लाइफ वी लिव इन इग्नोरेंस, we accept external ethics, we ignore the voice of our soul, so we, because हम बाहर से हमें जो बता दिया जाता है बस उसी के अकॉर्डिंग हम जीवन व्यतीत करते हैं। हम ये देखना ही नहीं चाहते कि भाई सही क्या है, गलत क्या है, लॉजिकल है या नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आप अपने आप को ही मान के चलें, हमें देखने को मिलता है कि हमें पहले बताया जाता था बचपन में कि रात को नाखून नहीं काटते। हमें कई सारे ऐसे दिन भी होते थे कि इस दिन नाखून नहीं काटते, इस दिन कटिंग नहीं कराते, इस दिन तो उसके पीछे का कारण क्या था? हमें क्यों ऐसा कहा जाता था? और जो बातें पहले कही जाती थी, पहले कहा जाता था कि रात को नाखून नहीं काटते, क्यों? क्योंकि रात को अंधेरा हुआ करता था, बिजली का कोई इंतजाम नहीं हुआ करता था। लेकिन आज भी हम उन बातों को आंख बंद करके मानते हैं और आंख बंद करके उन्हें लिए चलते हैं, कभी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं समझी। वही चीज ये यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं उसी चीज पे कि भाई अगर हम ऐसे जीवन व्यतीत करते हैं इट इज नॉट वर्थ लिविंग। तो इन्होंने क्या कहा? वी डू नॉट क्वेश्चन द कमांड्स दैट वी गेट फ्रॉम आउटसाइड द एक्शन वी परफॉर्म, सो दिस इज व्हाट इज क्वेश्चनेबल। सो हमें अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से परख के चलना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है उस पर विचार देना चाहिए, एंड अपने अंदर छुपी हुई नॉलेज को लॉजिक एंड रीजन से बाहर निकालना चाहिए। सो ये थे सोक्रेटिस के कुछ विचार जो मुझे आज आपके साथ शेयर करने थे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू।